नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में या इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 की जो बुक है मैथमेटिक्स की बुक, उसके सारे चैप्टर के हम महत्वपूर्ण जो सूत्र बनते हैं, फॉर्मूलास बनते हैं, उन फॉर्मूलास के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, तो आप वीडियो अंत तक देखें। साथियों, हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याओं से जो फॉर्मूलास बनते हैं, इनमें सबसे पहला फॉर्मूला बनता है संख्याओं की वितरकता। संख्याओं की वितरकता इसमें बनता है a कोष्टक a प्लस बी। जब ये कोष्टक हटता है तो a जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और प्लस a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a कोष्टक b प्लस c बराबर ए बी प्लस ए सी। a जो है वो b और c के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाता है ए बी माइनस ए सी। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच एक तीसरी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो बनता है a प्लस बी बटेवा 2। तो ये वाला सूत्र, जब दो परिमेय संख्या होती है, जैसे मान लो 3 बटेवा 2 हैं प्लस 5 बटेवा 4 हैं, इनके बीच में अगर कोई परिमेय संख्या पूछी गई है तो इसको b मान लो और इसको a मान लो, और ये सूत्र जब अप्लाई करेंगे तो इसके बीच की तीसरी परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ पर a और b जो हैं वो प्रश्न में दी गई एक परिमेय संख्या है। चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये 9 फॉर्मूलास, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी इस पूरे चैप्टर में आपको कोई सूत्र देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, चतुर्भुजों को समझना। बहुभुज के कोणों का योगफल, यानी जब बहुभुज के कोणों का योगफल निकालते हैं तो n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर n जो है वो भुजाओं की संख्या है। इसके बाद समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, तो प्रत्येक बाह्य कोण की जो माप होती है वो 360 डिग्री बटेवा n। यहाँ n जो है वो भुजाओं की संख्या है। अब समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, ये n-2 इंटू 180 बटेवा n, और यहाँ पर n जो है वो बहुभुज की संख्या है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए n कोष्टक n-3 बटेवा 2, और यहाँ पर भी n जो है वो भुजाओं की संख्या है। तो इस तरीके से आप विकर्णों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन। यहाँ पर महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो बनता है वह बनता है वर्ग अंतराल के बीच की चौड़ाई। तो वर्ग अंतराल के बीच की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। इसका दूसरा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक घटना की प्रायिकता। अब प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, जिसे हम PE लिखते हैं। ये बनती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा कुल परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। चैप्टर नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल। यहाँ का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजाओं का स्क्वायर। यानी स्क्वायर जो होता है इसी को हम वर्ग कहते हैं, यानी भुजा इंटू भुजा। जैसे मान लीजिए 4 हैं तो 4 का जो वर्ग होगा यानी 4 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 16। इसका दूसरा फॉर्मूला जो बनता है वो है पाइथागोरस त्रिक। यहाँ पर 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक का मतलब 3 होता है, यानी 3 होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मिसिंग दिया हुआ होगा, उसे आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1, 2 और 3, यानी ये तीनों ही जो हैं ये क्या कहलाती है, पाइथागोरस त्रिक। चैप्टर नंबर 6 घन और घनमूल। यहाँ पर सिर्फ आपको घन का आयतन जो है वो ज्ञात करना, यानी वो याद होना चाहिए। यानी भुजा क्यूब, यानी कोई संख्या है तो उसको आपस में 3 बार गुणा कर दोगे तो वो उस संख्या का घन होगा। चैप्टर नंबर 7 राशियों की तुलना। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बहुत नंबर वाले बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यानी ज़्यादा नंबरों वाले क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आता है बट्टा का मतलब होता है
बट्टा का जो मतलब होता है वो होता है छूट। अब यहाँ जो छूट होती है उसको कैसे निकालते हैं, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब बट्टा आ जाता है। अब बट्टा का जो प्रतिशत है वो कैसे निकालते हैं, तो बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बटा अंकित मूल्य गुणा 100, ये बट्टा प्रतिशत निकालने का सूत्र है। इसके बाद बात करते हैं लाभ की। अब किसी भी संख्या में लाभ कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य यानी उस वस्तु को कितने में बेचा गया है और उस वस्तु को कितने में खरीदा गया है, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य निकाल देंगे तो उस वस्तु का लाभ आ जाएगा। अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत की, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र बनता है वो है लाभ बटेवा क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। अब बात करते हैं हानि। हानि कैसे निकालेंगे, तो हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी जो वस्तु बेची गई है उसमें विक्रय मूल्य कितना था और कितने में वो वस्तु बेची गई है, तो उस पर हानि आ जाएगी। और अब हानि प्रतिशत जो है वो हानि बटेवा क्रय मूल्य इंटू 100, यह हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र है। अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज की मूलधन गुणा दर गुणा समय बटेवा 100, इसको शॉर्ट में मूलधन को लिखेंगे P, गुणा दर को लिखेंगे R और समय को लिखेंगे T, यानी PR/T बटेवा 100। अब बात कर लेते हैं मिश्र धन की। तो मिश्र धन साथियों मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वो मिश्र धन होता है। मिश्र धन को ज्ञात करने का एक और सूत्र होता है मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर बटेवा 100 घात समय। अब बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन में से मूलधन को घटा लेना, जो बचेगा वो चक्रवर्ती ब्याज है। अवमूल्य। अब अवमूल्यन कैसे निकाला जाता है, तो मूलधन गुणा 1 माइनस दर बटेवा 100, ये हो जाएगा अवमूल्यन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। बीजीय व्यंजक, इस चैप्टर में आपको सिर्फ सर्वसमीकाएं याद रखनी है। तो पहली सर्वसमीका बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और तीसरी सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी कोष्टक बंद कोष्टक a माइनस बी, और चौथी सर्वसमीका है वो है x प्लस ए कोष्टक x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस बी कोष्टक बंद बाहर x प्लस ए बी। अब साथियों चैप्टर नंबर 9 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी जो है आने वाले क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके फॉर्मूलाज बनते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल ये बनता है भुजा स्क्वायर यानी भुजा इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बनता है आधार इंटू ऊंचाई, और समचतुर्भुज का परिमाप 4 इंटू भुजाएं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, और समबलम चतुर्भुज का परिमाप जो है समबलम चतुर्भुज का परिमाप तो चारों भुजाओं का योग, और समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बनता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो बनता है वो बनता है 1/2 इंटू AC कोष्टक H1 प्लस H2। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो बनता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का आयतन बनता है भुजा Q। अब बात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर कोष्टक r प्लस एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। अब बेलन का आयतन, अब बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन है। अब यहाँ जो है r का मतलब त्रिज्या हो गया, h का मतलब ऊंचाई हुआ, और पाई का जो मान है वो होता है 22/7 या 3.14। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यूनिट भी आपको याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर घन जो है वो 1 ml यानी मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर घन के बराबर होता है, और 1 मीटर घन जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 की, घातांक और घात। यहाँ a की घात माइनस m है, तो इसको जो है वो हम a की घात m लिखेंगे। यानी मान लीजिए 2 की घात माइनस 10 है, तो इसे जो है वो हम ऐसे लिखेंगे 1/2 2 की घात 10। अब इसी तरीके से a की घात m और a की घात n है, तो इसे हम लिखेंगे a की घात m माइनस 9, और a की घात m कोष्टक बाहर n है, तो यहाँ पर कोष्टक हटेगा तो दोनों घातें गुणा हो जाएगी। और अगर a की घात m है और गुणा b की घात m है, तो यहाँ a और b दोनों गुणा हो जाएंगे और दोनों की जो है वो घात सेम आ जाएगी। अब यहाँ a की घात m है, b की घात m, तो यहाँ पर a और b की घात दोनों की सेम घात है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ a की घात अगर 0 है, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, तो उसका मान सदैव 1 रहेगा। यहाँ a की घात m गुणा a की घात n, तो यहाँ जो है वो आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर साथियों एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो मैंने उदाहरण दिए हैं उसमें यहाँ a और b जो है वो आधार हैं और m तथा n जो है वो घात हैं। अब चैप्टर नंबर 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है, तो नो फॉर्मूलाज, यानी इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई फॉर्मूला अपने को यूज़ नहीं करना है। अब चैप्टर नंबर 12 गुणनखंड। तो यहाँ पर आपको जो बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका में जो सूत्र लिखवाए थे, यानी जो सर्वसमीकाएं हैं वही सर्वसमीकाएं गुणनखंड वाले यानी चैप्टर नंबर 12 में काम आने वाली है। तो वो सर्वसमीकाएं अच्छी तरीके से याद करें, वो 2 पार्ट के अंदर काम आएगी। और लास्ट भी जो हमारा चैप्टर है, या लास्ट का जो चैप्टर है वो है 13 आलेखों का परिचय। तो इसमें भी कोई फॉर्मूलाज नहीं है, नो फॉर्मूलाज, तो इसमें भी आपको कोई सूत्र याद नहीं करना है। तो आई होप साथियों क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।